एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डाउनलोड करने This टाइम call ज़्यादा is होगा now being और लास्ट recorded. में चेस करने। Okay, let's see how many of you can recognize this great international player of Indian cricket team. Here goes the photograph. Anybody who can recall? सुनील गावस्कर। Yes. किसने बोला है ये? आकाश, आपने बोला है? Good. And the सुनील पूरा नाम सुनील गावस्कर नहीं है इनका पूरा नाम। इनका नाम है सुनील मनोहर गावस्कर। ये भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिनको लिटिल मास्टर कहा जाता था, और प्रारंभ से लेकर आज तक इन्होंने क्रिकेट के इतिहास में पहले ओपनिंग बैट्समैन के रूप में और बाद में एक कमेंटेटर के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभाते चले जा रहे हैं। तो ओपन बुक एग्जाम्स वनडे इंटरनेशनल्स की तरफ है, जिसमें समय बिल्कुल भागता है, जिसमें कभी कभी उस कम समय में हमारा माइंड खाली हो जाता है। कभी कभी लगता है रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली अंतोगत्वा इसमें सबसे ज़्यादा गेन मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो प्रीति जी, यहाँ तक मैं अपनी बात ठीक से कह पाया हूँ? हाँ जी सर। कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ ऐसे आप लोगों को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? सर लास्ट में लगेगा वो तो। लास्ट में ही पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। तो आप जो मैं लिखवाना चाह रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं? सर लिख रहे हैं। चलिए, तो लेट्स जस्ट गो टू अनदर स्लाइड। एंड बहुत सारे प्रश्नों के आंसर्स मैं अपनी इन स्लाइड्स में आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। लेट मी जस्ट मेक वन वेरी सिंपल assumption that open book examination is basically a very important and very interesting examination. It has got many significant characteristics, but there could be 3 specific characteristics which could be associated with open book examination. Open book exams में 3 इसकी बहुत विशिष्टताएं हैं, और तीनों विशिष्टताओं में आप सब लोग उसका आधार हैं। अर्थात ओपन बुक एग्जामिनेशन इज स्टूडेंट ओरिएंटेड, अर्थात इसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट सबसे अहम माना जाता है। ओपन बुक एग्जामिनेशन इज स्टूडेंट सेंट्रिक, अर्थात इसमें स्टूडेंट्स ही पूरी परीक्षा की धुरी होते हैं, उनको ध्यान में रखकर ही सारी परीक्षा की प्रक्रिया को पूरा कराया जाता है। The entire examination process revolves around the students. And open book examination is also student friendly because students are the key features of this examination system. They are the facilitators, they are the flyers, and they are even the framers. तो स्टूडेंट्स पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर सबसे फ्रेंडली माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्टूडेंट केंद्र में रहता है और टीचर्स बाहर गार्ड्स की तरह है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। सो द अंडरलाइनिंग फीचर ऑफ द ओपन बुक एग्जामिनेशन remains the students. So open book examinations are student oriented, student centric, and they are student friendly. ये तीनों शब्द बहुत नजदीक नजर आते हैं, लेकिन मैं आप तीनों शब्दों को आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से
एक एक करके बताने का प्रयास करूंगा। क्या यहाँ तक मैं अपनी बात ठीक से कह पा रहा हूँ? विकास, दृष्टि, आंचल? यस सर। विकास? जी सर। ओके, शुड आई प्रोसीड फर्दर? मैं आगे चलूं जी। विकास? ओके, let me just start with the first important part of this system. आप सब लोग important points को आप लिख लीजिएगा। The first is the student oriented examination system. Why we call open book examination as student oriented examination? और मैंने उसमें एक फिगर डाली है 1 2 3। आप में से कोई 1 2 3 का मतलब जानता है कि क्यों इसको हम 1 2 3 कहते हैं? हम लोगों ने एक हिंदी मूवी का गाना सुना होगा, पता नहीं आप में से कितने उस गाने को रिकॉल कर पाते हैं। वो गाना अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित जी पर फरमाया गया था। मूवी का नाम था तड़ी पार और गाना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। This was the idea. Okay, that was Tejab movie, right? So this 1 2 3 has something to be driven from this movie. So anybody who can recall 1 2 3? No. Okay, the 1 2 3 is, one refers to this examination will have only one set of question paper. आपके पास एक कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर आएगा, वो आप सभी स्टूडेंट्स के पास, चाहे वो पेशवा बाजीराव जी रहते हैं ओडिशा के अंदर या फिर हमारे साथी जो जम्मू से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, पटना से हैं या फिर ईस्ट और वेस्ट से हैं, तो एवरीबडी विल हैव जस्ट वन सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। सो 1 2 3 का 1 है वन सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। 1 2 3 का 2 है एवरी स्टूडेंट विल बी गेटिंग 2 hours फॉर राइटिंग द आंसर्स। 2 घंटे का मतलब ये हो गया कि जो क्वेश्चन को लिखने का जो समय होगा वो आपके पास 2 घंटे होगा। उस 2 घंटे में आपको आंसर्स लिखना है। आपको आधा घंटे का समय मिलेगा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने में और आधा ही घंटे का समय आपको क्वेश्चन पेपर आंसर स्क्रिप्ट्स को अपलोड करने में मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको केवल नेटवर्क की जो समस्या है वो केवल डाउनलोड करते समय 5 मिनट के लिए चाहिए क्वेश्चन पेपर के लिए, और अपलोड करने के लिए भी केवल 5 मिनट के लिए चाहिए। अर्थात आप में से जो स्टूडेंट्स 5 मिनट में क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेते हैं और 5 ही मिनट में उसको अपलोड कर लेते हैं, तो उनके पास 2 घंटे तो होंगे ही होंगे। आधा घंटा डाउनलोड करने का जो है उसमें से उनको 25 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और अपलोड करने के भी उनके 30 मिनट में से अगर 5 ही मिनट हुए हैं तो वहाँ भी उनको 25 मिनट से एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो आपके 2 घंटे बिल्कुल सेफ हैं। आधा घंटा डाउनलोड और आधा घंटा अपलोड करने में आप अपना समय भी ले सकते हैं, तो वो समय भी आपके आंसर्स को लिखने के लिए दिया जा सकता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ 2। 1 2 3 का जो 2 है वो आपको 2 घंटे, पूरे 2 घंटे आपको आंसर्स को लिखने में देता है। ये कैसे करना होगा ये हम अगली स्लाइड्स के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। 3 जो है ये 3 है कि आपको 3 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। अर्थात आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस एवरीबडी हैज टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे में करने हैं और वो एक सेट ही क्वेश्चन पेपर का सबके पास होगा। अर्थात पेशवा बाजीराव जी भी वही क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे उड़ीसा में, जो विकास, दृष्टि, आंचल दिल्ली में कर रहे होंगे, या कलश और खुशबू भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास कर रहे होंगे, या शहजादी गांव चली गई जैसे मधु ने बताया है,
या अफजल और आकाश जहाँ रह रहे हैं वो वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 जो है वो बेसिकली 1 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर टू बी अटेम्प्टेड इन 2 hours टाइम विल 3 आंसर्स आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। मैं आपको फिर बता दूं कि जो 2 घंटे का समय है, ये 2 घंटे का समय आपको आंसर्स लिखने के लिए है। इसके अतिरिक्त हर स्टूडेंट को आधा घंटे का समय क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का मिलेगा और आधा ही घंटे का समय उसको अपने आंसर स्क्रिप्ट्स को अपलोड करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो पूरी व्यवस्था बनाई गई है ये स्टूडेंट्स को ओरिएंट कर कर, ये हम कह सकते हैं हिंदी में, ये विद्यार्थी उन्मुखी व्यवस्था है। ओपन बुक एग्जामिनेशन, ये जो स्पष्ट और खुली परीक्षा व्यवस्था है, ये विद्यार्थी उन्मुखी है। ये विद्यार्थियों के मुख्य ध्येय को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। यहाँ तक अगर मैं अपनी बात ठीक से कह पाया हूँ तो क्या आकाश, अफजल, मैं आगे चलूं? जी सर। यहाँ तक मैं अपनी बात ठीक से कह पा रहा हूँ? जी सर जी। आपके जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न मैं आप लोगों से बाद में ले लूंगा। अभी आप लोग कुछ मैसेज वगैरह टाइप करके मत भेजो, क्योंकि मुझे स्क्रीन ही दिखाई दे रही है, आप लोगों के मैसेज नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस आप लोग अपना साउंड म्यूट रखिएगा और प्रश्न लिखते रहिएगा जो आपको हमसे पूछने हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, और ये स्लाइड कहती है कि क्यों एग्जाम्स को हम, ओपन बुक एग्जाम्स को स्टूडेंट सेंट्रिक एग्जाम्स कहते हैं। ये स्टूडेंट सेंट्रिक एग्जाम्स क्यों है, क्यों ऐसा माना जाता है कि स्टूडेंट ही इस पूरे ओपन बुक एग्जामिनेशंस के फ्रेमर्स होते हैं, वो ही इसके फॉर्मुलेटर्स होते हैं और वो ही इस पूरी परीक्षा के फैसिलिटेटर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं इस पूरी परीक्षा के सेंटर में रहते हैं, धुरी में रहते हैं। इसके 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। फर्स्ट, कि जो क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग होती है, आप लोगों के पास जो 6 क्वेश्चंस फॉर्मेट होकर आएंगे, आपको स्वयं से देखने को पता चलेगा कि क्वेश्चंस का जो फॉर्मेटिंग होगा वो बेसिकली आप लोगों के पढ़ाए हुए तर्ज पर ही होगा। अर्थात उस क्वेश्चंस के फॉर्मेटिंग में कोई शॉर्ट नोट नहीं होगा, कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं होगा, कोई सब पार्ट नहीं होगा। एक सिंपल फॉर्मेटेड क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बनाया जाएगा ताकि एक सामान्य से सामान्य स्टूडेंट भी और एक बहुत ज़्यादा वेल एक्सपोज स्टूडेंट भी उसको अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का अनुभव नहीं कर पाएगा। अक्सर ये होता है कि हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग इन 3 महीनों में आप में से हो सकता है कि 70 से 90% स्टूडेंट्स ने हमारी क्लासेस को, ऑनलाइन क्लासेस को लिया है, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं भी लिया होगा। तो ये प्रयास किया जाएगा कि जिन स्टूडेंट्स ने क्लास ली है, जिन्होंने क्लास नहीं ली है, उन सबको ऐसा फॉर्मेटेड क्वेश्चन पेपर बनकर आए कि वो बहुत मुश्किल भी नहीं हो और वो बहुत आसान भी नहीं हो। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेटिंग होगा वो बहुत मुझे लगता है कि एनालिटिकल होगा और कहीं ना कहीं वो आपके इंसाइट को भी फोकस करेगा। तो क्वेश्चन पेपर यूनिफॉर्म होगा, वो सारे बच्चों के लिए एक ही प्रकार से क्वेश्चन पेपर्स बनकर आएगा। दूसरी बात हमने ये कही कि ये जो हम फॉर्मेटिंग ऑफ द क्वेश्चंस कहते हैं, इसका मतलब ये भी हुआ कि क्वेश्चन पेपर टीचर्स ने ज़रूर बनाया है, लेकिन टीचर्स ने अपने ज्ञान को परखने के लिए क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया होगा। ये स्टूडेंट्स के ज्ञान को ध्यान में रखकर उस क्वेश्चंस को फॉर्मेट करने का प्रयास किया गया होगा। तो इसलिए आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेटिंग होगा, जिस प्रकार से वो क्वेश्चन आएगा, वो यूनिफॉर्म होगा और आप सब लोगों के ज्ञान के अनुरूप ही होगा।
दूसरा जो पक्ष है इसका स्टूडेंट सेंट्रिक एग्जाम्स का, ये है कि जो क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाएगा, उस फ्रेमिंग करते समय हमें दो चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक ये कि क्वेश्चन जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट हो सकता ना भी हो। स्ट्रेट का मतलब ये नहीं होगा कि इजराइल की संसद और भारत की संसद की समानताओं का विवरण करें, या क्वेश्चन ये भी नहीं होगा कि आलिया से आप क्या समझते हैं, आलिया के विभिन्न चरण बताएं। क्वेश्चंस का फ्रेमिंग थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा होगा कि स्टूडेंट को उस प्रश्न को अटेम्प्ट करते समय अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, अपने ज्ञान को थोड़ा सा और आर्टिकुलेट करने की कोशिश करनी पड़े। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चंस का जो फ्रेमिंग होगा वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शंस की तरफ लेकर नहीं जाएगा, वो स्टूडेंट्स को एनालिसिस की ओर ओरिएंट करेगा। अर्थात हम जब कुछ प्रश्नों का उत्तर लिख रहे होंगे तो हम लोगों को एक स्टोरी की तरह आंसर नहीं लिखना होगा, उसमें हम एनालिटिकल पार्ट को लिखना होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि हर प्रश्न को हम एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में ही लिखेंगे, केवल भारत के संदर्भ में ही नहीं और केवल इजराइल के ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इजराइल और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को हमें मिलकर लिखने का प्रयास करना होगा। इसलिए क्वेश्चंस का फ्रेमिंग आर्टिकुलेटिव भी होगा और एनालिटिकल भी होगा। तीसरी और आखिरी बात, जब हम बोलते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक एग्जाम्स होगा, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं इसको आंसर्स करने के लिए वो एकदम स्वतंत्र होंगे। अर्थात कुछ भी प्रश्न जो आपके पास आए होंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपके स्टडी मटेरियल्स के अनुरूप ही होंगे। अर्थात उनके आंसर्स को लोकेट करने के लिए आपको बहुत जिद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न इतने क्लिष्ट नहीं होंगे, प्रश्न बहुत सिंपल भी नहीं होंगे, प्रश्न केवल डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, प्रश्न एनालिटिकल भी होंगे, प्रश्नों में आर्टिकुलेशन अधिक होगा, प्रश्नों में इंसाइट अधिक होगा, ताकि आप उनके आंसर्स को लोकेट कर सकें। आप लोगों का आंसर ही आपके मार्किंग को डिफरेंशिएट करेगा, क्योंकि आपके पास एक कॉमन फॉर्मेटेड क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चंस का फ्रेमिंग भी एनालिटिकल और आर्टिकुलेटिव होगा, आंसर्स आप सब लोगों को अपने यहाँ पर लिखना होगा। इसलिए हमें लगता है कि आंसर्स को लिखते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका आंसर्स बाकी लोगों के आंसर से डिफरेंट कैसे है। मैं आप लोगों को फिर एक बात बता दूं कि ओपन बुक एग्जामिनेशंस में जो टॉपर्स होते हैं, फर्स्ट डिविजनर्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स होते हैं, these students are not those students who write different answers, but outstanding students and outstanding answers are written by those students who write answers differently. So it is not the question of attempting different answers, it is attempting the answers differently. अर्थात हमें अपने आंसर्स को एक दूसरे से डिफरेंट नहीं करना है, हमको डिफरेंटली अपने आंसर्स को लिखना है। तो ये डिफरेंट आंसर्स एंड आंसर्स रिटन डिफरेंटली, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए, while locating the answers of the question, we should not have different answers, but our answers must have been written differently. तो इस आधार पर हम इस परीक्षा को स्टूडेंट सेंट्रिक परीक्षा कहते हैं। पेशवा बाजीराव जी, क्या मैं अपनी बात को ठीक से कह पाया हूँ? गीतू जी, मेरी बात आप तक ठीक से पहुंच पाई है? कलश, गरिमा, ओके। तो मैं यस सर।
तो कलश मैं ठीक से अपनी बात कह रहा हूँ, कहीं मैंने इधर उधर तो आप लोगों को भटकाने का प्रयास नहीं किया है? नो सर। मैं ठीक से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ? यस सर। आपको मुझसे कुछ शिकायत तो नहीं है किसी को? नो सर। शिकायत क्यों होगी कलश, मैं तो आप लोगों को इतना समय देता हूँ, यस आप सर। लोगों से कितना सीखता हूँ मैं, तो शिकायत तो नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। यस सर। यस सर। तो अब मैं आगे चलूँ कलश? यस सर। Let me now come to the last part of the open book examination. और यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पेशवा जी आप जरा इसको गंभीरता से देखें, आकाश इसको आप ठीक से देखें। ये है कि जो थर्ड हमने कहा था, थर्ड पॉइंट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, पहली फीचर हमने कही थी कि कैसे ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टूडेंट ओरिएंटेड है। हमने 1 2 3 फीचर्स की बात की। फिर हमने कहा कैसे स्टूडेंट ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टूडेंट ड्रिवन एग्जामिनेशन है। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को धुरी में रखकर बनाए जाते हैं, इसलिए वी कॉल देम स्टूडेंट सेंट्रिक एग्जामिनेशन। और हमने फॉर्मेटिंग, फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस को लिखा। नाउ लेट मी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, एंड दिस सेज दैट इज द most important feature of open book examination. It is basically a student friendly examination. अब हम इसको स्टूडेंट फ्रेंडली क्यों कहते हैं, इसी को ध्यान में रखकर इंटरनेशनल क्रिकेट में हमेशा होता है कि पहले फ्रेंडली मैच खेला जाता है, उसके बाद वो मैच कॉम्पिटिटिव मैच में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम्स इसको वनडे के कॉन्टेक्स्ट में कैसे कहते हैं, तो इसकी 3 विशिष्ट बातें हैं। पहली खास बात यह है कि इसको स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जब अपने प्रश्नों को आंसर करने का प्रयास करते हैं, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है पुस्तकें, इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी स्टूडेंट्स के पास उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए मटेरियल्स होगा। वो स्टडी मटेरियल्स के रूप में हो सकता है, वो आपके क्लास नोट्स के रूप में हो सकता है, वो आपके पास कुछ बुक्स या जीरोक्स मटेरियल्स के रूप में हो सकता है, वो हो सकता है कि आप बहुत लोग के पास डाउनलोडेड मटेरियल्स होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आप गूगल देवता की मदद से भी अपने प्रश्नों के उत्तर को लोकेट कर सकते हैं। मुझे शायद मैं आपको रिमाइंड करूं कि आप लोगों ने वो एक मूवी ज़रूर देखी होगी जिसके अंदर वो एक्टर आकर बोर्ड पर कुछ लिख जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग प्रोफेसर जो हैं वो उसका आंसर खोजने में लग जाते हैं। सर 3 इडियट। हाँ, वो मैं इडियट्स बोलता नहीं हूँ कलश। तो वो जो मूवी है उस मूवी के तरफ से, उसकी तरह से आप ये कह सकते हैं कि एवरी स्टूडेंट कैन एक्सेस द स्टडी मटेरियल्स, द क्लास नोट्स, द बुक्स, द अदर associated assistance in terms of downloaded materials, books, references. आप लोग ऑनलाइन गूगल देवता की मदद भी ले सकते हैं। तो why this examination is called student friendly exams? It means students have got the access of the study materials. तो आप लोग स्टडी मटेरियल्स के साथ अपने 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्न को अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी खास बात है कि हम इसको स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम्स क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि इस परीक्षा को लिखने का जो माध्यम है वो इंग्लिश भी हो सकता है, वो हिंदी भी हो सकता है। अर्थात आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा में इस परीक्षा को लिख सकते हैं। परीक्षा को लिखने के लिए सिर्फ आपको इतना ही करना पड़ेगा कि A4 साइज की जो वाइट शीट्स हैं, जो एकदम प्लेन वाइट हैं, उसको कहीं से फोल्ड वगैरह मत कीजिएगा।
उसको अपने पेन से आप फ्रंट पेज पर ही लिखें, बैक साइड पे ना लिखें। और आंसर को लिखते समय सबसे लेफ्ट में ऊपर लिखें आंसर नंबर 1 या आंसर नंबर 2 या आंसर नंबर 3 या आंसर नंबर 4। आप सेंटर में लिखें आंसर नंबर 1 2 3, उसको अंडरलाइन करें और फिर आप आंसर लिखना शुरू कर दें। जैसे ही आंसर खत्म होता है, नीचे पेज पर आप उसका नंबरिंग डाल दें, पेज नंबर 1, फिर दूसरा पेज ले लें, पेज नंबर 2, फिर तीसरा पेज ले लें। तो आपके पास मिनिमम 2 घंटे होंगे और मैक्सिमम 2 घंटे 50 मिनट होंगे, क्योंकि मैंने कहा कि जो स्टूडेंट्स 5 मिनट में डाउनलोड करके 5 मिनट में अपलोड कर सकते हैं, उनके पास ज़्यादा समय होता है। लेकिन फिर भी मेरा आप लोगों से निवेदन होगा कि आंसर्स को अपलोड करते समय जब करेंगे थोड़ा ध्यान रखना है। तो मोटा मोटा आपके पास 2 से ढाई घंटे का समय होगा और उस 2.5 घंटे में आपको आंसर्स को लिखना होगा। लेफ्ट राइट में कोई रूलिंग करने का जरूरत नहीं है, लाइन डालने का जरूरत नहीं है। आंसर खत्म हो जाए तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा और नेक्स्ट पेज पे दूसरे आंसर से शुरू कर दीजिएगा। आपको हर पेज के नीचे अपना आंसर पेज नंबर लिखना है और हर टॉप पर आपको अपना आंसर नंबर लिखना है। आंसर नंबर 1, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, केवल लिखें आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 5, जो भी आपको वहां पे लिखा हुआ है। आपको केवल 3 ही आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, 4 5 6 नहीं करने हैं। और आपको अपने स्क्रिप्ट पे कहीं नाम, कहीं कुछ एड्रेस, कहीं कोई फोन नंबर कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो आपको एडमिट कार्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड मिला होगा, वही आपकी एक आइडेंटिटी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आंसर्स को अटेम्प्ट करते समय मटेरियल्स हमारे पास होगा। मीडियम हमारी इच्छा से होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से हम किसी एक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अभी उर्दू का, पंजाबी का, जूइश का और किसी भाषा का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जामिनेशन का, वो ये है कि इस एग्जाम्स को करने के बाद हमें अपने आंसर्स को कैसे मूव करना है। तो हम जानते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फोन होता है, बहुतों के पास हो सकता है कि स्कैनर ना हो, लेकिन मोबाइल से हम अपने हर पेज को स्कैन कर लेते हैं। तो हर स्टूडेंट को पेज नंबर 1 से लास्ट पेज तक अपने आंसर्स को स्कैन करना होगा और स्कैन करके उसकी एक कॉमन फाइल बनानी होगी। उस फाइल को आप उसी मेल आईडी से जिससे आपने एक्सेस किया, यूजर आईडी पासवर्ड से, आप अपने उस एक आंसर जो आपने आंसर्स लिखे हैं उसकी एक कॉमन फाइल बनानी है और उस एक कॉमन फाइल को आप मूव कर दीजिएगा, मतलब अपलोड कर दीजिएगा। वो यूनिवर्सिटी के पास आपके आंसर स्क्रिप्ट के रूप में चली जाएगी। मैं फिर आपको करेक्ट कर दूं और ध्यान दिला दूं कि हर स्टूडेंट को आंसर्स लिखते समय वाइट ब्लैंक शीट को, जिसको A4 साइज की शीट कहते हैं, उस पे आंसर लिखना होगा। हर आंसर के पेज पर पेज नंबरिंग करना होगा। और अगर आपने मान लिया 2 घंटे में, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि 1 घंटे में एक प्रश्न के लिए आपके पास आधे घंटे 40 से 45 मिनट का समय मिलेगा, तो कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि 4 शीट्स लिखें, कुछ 5 लिखें। तो आप जितनी भी शीट्स लिखते हैं, पेजेस बहुत मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है कि जो मैटर आपने अपने आंसर में लिखा है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने पूरे 2 घंटे में 10 पेज लिखे हैं, तो पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 10 तक आप लिख दें। जहां भी आपका एक आंसर खत्म होता है, सपोज आपका एक आंसर 3.5 पेज में खत्म होता है, तो आप 3.5 पेज के बाद चौथा पेज आंसर नंबर सेकंड आंसर पर चले जाएं और इस प्रकार से आप अपने 3 आंसर्स अटेम्प्ट कर दें। जब तीनों आंसर्स आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, उनको फिर आप अपने मोबाइल से या स्कैनर से आप उसका PDF बना लें। उनकी पहले पेज से लेकर 10 पेज तक एक कॉमन फाइल बनाएं और उस एक कॉमन फाइल को आप अपलोड करने से पहले देख लें कि कोई पेज छूट तो नहीं गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि आप लोग घर में होंगे, आप लोग किसी की मदद ले सकते हैं, अपने दोस्त की, अपने भाई बहन की, माता पिता की। आपको लगता है कि आपके पास कहीं कोई नज़दीक कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पे स्कैनर है,
आप वहाँ मदद ले सकते हैं एक कॉमन फाइल बनाने के लिए। अभी यूनिवर्सिटी भी मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ एक प्रकार का वो मॉक टेस्ट करेगी कि कैसे आपको वो क्वेश्चन को डाउनलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे स्कैन करना है, वो सब चीज़ें भी होंगी। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत सामान्य सी चीज़ें होती जा रही हैं। इस आधार पर हम लोग अपने आंसर्स को स्कैन करके मूव कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के साइट पर, जो हमें पोर्टल मिला हुआ है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यूनिवर्सिटी कुछ समय इसलिए ले रही है कि आप सब स्टूडेंट्स को उस एग्ज़ाम्स को एक्सेस करने में मदद मिल सके। जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है या कम है, आपको केवल 5 मिनट चाहिए डाउनलोड करने के लिए और 5 ही मिनट चाहिए आपको अपलोड करने के लिए। तो इन 10 दिन में जब भी आपको समय मिले आप लोग देख लें ऐसे प्लेसेस में, जैसे कि पेशवा जी कह रहे थे कि सर हमारे यहाँ पे नेटवर्क 2 मिनट के लिए भी नहीं आता है। लेकिन पेशवा जी, अगर आप मेरा लेक्चर पिछले 1 घंटे से देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नेटवर्क की समस्या नहीं है। आप इसमें अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपने आंसर्स को भी अपलोड कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि सब कुछ आपके पास है। आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं, माता पिता हैं, आपके गार्जियंस हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल्स है, आपके पास अपने हिसाब से कहीं पर बैठ के एग्जाम्स लिखने की स्वतंत्रता है। आपको कोरोना कोविड का कोई टेंशन नहीं है। आप लेट कर लिखें, बैठ के लिखें, टेबल पे लिखें, कैसे भी लिखें, आप एग्जाम्स लिख सकते हैं और आपकी मदद करने के लिए बाकी लोग भी तैयार हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये शायद हमारे इतने बड़े इतनी लंबे दशकों में बहुत समय के बाद स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जामिनेशन ओबीई के रूप में ये आप लोगों के साथ देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि इसमें रिस्क ज़रूर हो सकता है कि आपको हाई लगे, विशेषकर जिन स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि हमारे यहाँ नेटवर्क कम आता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इसके गेन्स जो हैं वो बहुत मल्टीप्लाई हैं। आप में से जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम्स को नहीं लिख पाएंगे उनको फिर एक मौका दोबारा मिलेगा नवंबर या दिसंबर में दोबारा से ऑफलाइन एग्जामिनेशंस लिखने का। तो आप निश्चिंत रहिएगा, उसके लिए आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अभी हाई कोर्ट ने शायद ये कहा है कि जो हमारे दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एग्ज़ाम्स नहीं लिख पाते हैं उनको शायद एग्ज़ाम्स 2 घंटे की जगह 5 घंटे का समय मिलेगा। अगर उसके बावजूद भी एग्ज़ाम्स नहीं लिख पाते हैं तब भी मुझे लगता है कि उनके पुराने सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के आधार पर उनको मार्किंग मिल जाएगी। आप में से जो स्टूडेंट्स आपको लगता है कि आपके गांव में या आपके रूरल एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो एग्ज़ाम्स के चारों दिन आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में अपने कहीं फ्रेंड्स के यहाँ चले जाएं ताकि उस पीरियड में आप उस परीक्षा को ठीक से कर पाएँ। क्योंकि अगर ये मौका आपके हाथ से चला गया तो मुझे लगता है कि फिर आगे हमारे लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। फ्रीडम्स आपके पास है, ऑप्शंस आपके पास है, आपको जो ठीक लगता है आप करें, बट मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ और मैं वापस प्रीति के पास आता हूँ। प्रीति, यहाँ तक मैंने आपको लगा कि मैंने कुछ आप लोगों को कुछ ऐसा कराया तो नहीं है जो गलत है, जो आप लोगों को कुछ इधर उधर गुमराह कर रहा हो? नो सर। सब कुछ आपने लिख लिया है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? हाँ जी सर। तो मैं कंक्लूड कर दूं? जी सर। आपने सब कुछ लिख लिया है? हाँ जी सर। आपने कुछ छोड़ा तो नहीं है? सर किसी ने भी कुछ नहीं छोड़ा है प्रीति? नहीं छोड़ा होगा सर। एक बार अपने साथियों से पूछ लो कि साथियों किसी ने कुछ छोड़ा तो नहीं है? कलश, दृष्टि, आंचल, आकाश, सर अक्षर, कलश। यस सर, हमें एक क्वेरी है कि अगर हमारा इसके बाद करते हैं कलश। पहले मैं धन्यवाद तो दे दूं एक पहले। ओके सर। तो आपने कलश लिख लिया है ये? यस सर। अच्छा, तो कुछ ऐसा तो लगा कि मैंने कुछ गलत लिखवा दिया है? नो सर। वेरी गुड। कलश, आप कितनी अच्छी फॉलोअर हैं। तो कोटेशन आपको अच्छी लगी? यस सर, यस सर। आकाश, उसका आंसर आपने बताया था? ओडी इंटरनेशनल किसने बताया था आंसर? वो ओपन बुक एग्जामिनेशन वनडे इंटरनेशनल है। आकाश, आपने बताया था? आकाश? जी सर जी। आकाश, मेरे को आपको धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं।
और सुनील गावस्कर की फोटो किसने पहचानी थी आकाश? वो सर मुझे नहीं पता, किसी और ने किया था, अच्छा, ठीक। मैंने सेकंड था मैं। चलिए ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो वनडे इंटरनेशनल है, ये बेसिकली सुनील गावस्कर जी ने नहीं कहा है। ये ओबी एग्जामिनेशन जो है ये सुनील सर ने कहा है। तो ओबी एग्जामिनेशन जो है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन वनडे इंटरनेशनल की तरह है। ये हमने सुनील मनोहर गावस्कर से प्रेरित होकर सुनील के चौधरी सर ने आप लोगों के साथ रखा है। तो वो जो कोटेशन है वो कोटेशन हमारी बनाई हुई है। तो एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात को बहुत अच्छे से रखने का प्रयास किया होगा। आप लोग आपने बहुत अच्छे से इस पूरे को सुना है। तो मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को मैंने